तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे कि यार प्लांट अपना खाना कैसे बना लेते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी पूछा जाता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, तो यार क्वेश्चन भी ईजी ही आएगा ना, बिल्कुल। और हमारा जो लेक्चर है पूरी तरह से एनिमेशन के साथ है, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। फोटो का मतलब पता है? खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। तो गाना तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। यार ये वाला फोटो नहीं, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है फूड। कहने का मतलब जो प्लांट होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं है कि वो खाना बना रहा है, उस प्रोसेस में बहुत कुछ होता है। जैसा कि आपको रिएक्शन तो पता ही होगा, 6 CO2 मिलते हैं और 6 H2O मिलता है, तब जा कर के वो ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन में तोड़ता है। अब देखो यहाँ जो 6 CO2 होते हैं, एक्चुअली ये कैसे गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्योर, मतलब क्या है वो? इम्प्योर एयर है। तो हम बोल सकते हैं ये इम्प्योर एयर को बाद में वो प्योर एयर में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये 6 CO2 था, बाद में वहाँ 6 O2 बन रहा है। तो यहाँ 6 CO2 था और O2 है, तो इम्प्योर एयर से क्या हो गया, वो प्योर एयर में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये H2O है, H2O है ना यार, बिल्कुल। तो ये H2O जो होता है, ये CO2 के साथ मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि फूड बनाता है। अब बहुत जन को ये भी डाउट होता होगा ना कि ये जो ऑक्सीजन है क्या वो CO2 से आया है? तो नहीं, CO2 से नहीं आया है। ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर हमें दिख रहा है 6O2, वो आता है वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से। ओके, तो यहाँ पर आपका बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो प्लांट होते हैं अपना खाना इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि यार हमें सबको पता है कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो चलना हो, दौड़ना हो, कुछ भी हो। तो प्लांट को भी जो फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। तो जी हाँ, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, कैसी एनर्जी होती है, वो भी हम देखेंगे। इतना तो सबको पता है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में ही होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। ये तो सभी को पता है। अगर इतना कुछ पता है ना, तो ये बेसिक नॉलेज था जो कि हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पता होना चाहिए। खैर, आगे भी पता चलेगा, पर इतना तो मैंने पहले ही बता दिया तो मज़ा आने के लिए। यहाँ मैंने पॉइंट भी लिखा है कि ये क्या करता है, इम्प्योर एयर टू प्योर एयर में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, रिडक्शन मैंने लिखा है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। केमिस्ट्री वाला मत कह देना रिडक्शन है तो मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा मत कह देना। यहाँ उल्टा चलना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, बिल्कुल। और एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो और CO2 का रिडक्शन हो, उसी प्रोसेस को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि इसमें अंदर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा और रिडक्शन भी देखने को मिलेगा। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, राइट, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको अपन फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने कहीं कहीं ये सब वर्ड देख करके कंफ्यूज किया है आपको, पर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर हम बात करें कि जी ये जो हम पढ़ रहे हैं C6H12O6, ये है क्या? एक्चुअली बोल तो रहे हैं सर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में भी क्या होता है? स्टार्च होते हैं। स्टार्च में क्या है? तो हेक्सोस शुगर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें तो लाइट, इसका मेन काम क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, जो कि छोटी छोटी बातें थी, हमने पहले क्लियर कर लिया। तो 10th बोर्ड में जब भी मैंने लेक्चर बनाया था ना, बहुत अच्छा था वो लेक्चर, और जितना भी मैंने बताया था सभी को अच्छा भी लगा था। बहुत ज़्यादा नोट्स भी मांगे थे, मैंने दिया भी था। अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस है ना, तो यहाँ पर हमें दो रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब कैसे पता चलेगा कौन लाइट रिएक्शन है और कौन डार्क रिएक्शन? देखो, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो कोई भी प्लांट जो है लाइट के थ्रू डायरेक्टली फूड नहीं बनाता, वो उस लाइट को लेता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो फूड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी, राइट। तो लाइट से एनर्जी बनाने तक का जो भी रिएक्शन होगा उसको कहेंगे लाइट रिएक्शन, और एनर्जी से फूड बनाने का जो भी रिएक्शन होगा उसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। अब देखो यार, एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और फॉर्म में दिखेगा, वो है NADPH। अगर नॉर्मली समझाओ ना, तो ये जो NADPH है वो एक चेक है, समझो। और चेक को हम कहाँ पर विड्रॉ कराने जाते हैं? बैंक में जाते हैं, और वो बैंक विड्रॉ करके हमें पैसा देता है, और जिस पैसे को हम डायरेक्टली कहीं भी खर्च कर सकते हैं।
तो उसी तरह ये एटीपी एक गैस है जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनएडीपीएच को किसी एक चेन में जाना पड़ता है। उस चेन में जाने के बाद उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एक एनएडीपीएच में 3 एटीपी प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। इतना तो याद रखो कि एटीपी कहीं भी यूज हो सकता है और एनएडीपीएच डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है प्लांट, उसको पहले एटीपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल। तो देखो यार, अब नेक्स्ट पेज में जैसे आएंगे ना, वहाँ आपको डायग्राम दिखेगा क्लोरोप्लास्ट का। याद करो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमने कब कंप्लीट किया था? सेल बायोलॉजी में कंप्लीट किया था, राइट। तो हाँ, सेल बायोलॉजी से बहुत ही बड़ा लिंकेज है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यार इसमें दिक्कत आएगी, तो रिक्वेस्ट करता हूँ पहले सेल बायोलॉजी देखो। और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है यार, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके रखता है, तो उसको तो बिल्कुल स्किप करने की भूल नहीं करोगे। खैर, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। अब बाहर का जो मेम्ब्रेन उसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर का मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इसके अंदर प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड जो होता है कोइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्का के जैसा दिखता होगा। ब्रांचेज ऑफ थाइलाकोइड जब बनते हैं, मतलब कि एक ऊपर एक थाइलाकोइड को रख दिया जाए तो वो थाइलाकोइड ना होकर के उसको हम ग्रेनम बोलने लगते हैं। और वो ग्रेनम जो होता है वो अटैच होता है दूसरे ग्रेनम से किसी भी थाइलाकोइड के थ्रू, या तो फिर किसी भी स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। बात एक ही है, या तो थाइलाकोइड बोलो या स्ट्रोमा लैमेला बोलो, बात एक ही है। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ग्रेनम है, जो थाइलाकोइड है, इसके अंदर ही पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा तो हमने उस चैप्टर में एक बात कही थी कि जो थाइलाकोइड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल, राइट, बिल्कुल। तो अगर उसके अंदर, इस थाइलाकोइड के अंदर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो उसके अंदर एक सिस्टम भी होगा। उस सिस्टम का नाम होता है फोटो सिस्टम, जो कि 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। कब इनएक्टिव होंगे कब एक्टिव होंगे वो भी देखेंगे। तो जो फोटो सिस्टम होता है वो 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसके अंदर भी कुछ एंजाइम होता है, कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराते हैं। फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी उसी तरह होता है, कुछ एंजाइम होगा, कुछ पिगमेंट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन के एडिशन कराएंगे। तो फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो उसके अंदर एंजाइम होता है NADP, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड। अगर हम बात करें कि जो फोटो सिस्टम 1 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं Fe और सल्फर, मतलब आयरन और सल्फर। फोटो सिस्टम 2 की बात कर लो तो उसमें जो एंजाइम होते हैं उसका नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पिगमेंट की बात करो तो वो सारे सारे पिगमेंट आ जाएंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब कुछ आ जाएंगे। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन एडिशन की तो वो कराता है फियोफाइटिन। कौन करवाएगा? फियोफाइटिन करवाएगा। चलो यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब मज़ेदार बात बताऊँ, इसका आपको पिगमेंट का कलर भी याद रखना पड़ेगा यार, कि कैसा कलर होता है। तो उसके लिए भी ट्रिक बताए हैं। अब बिगोर लिख लो और BG से स्टार्ट करो। कैसे याद करना है देखो बताता हूँ। क्लोरोफिल ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर कैरोटिनॉइड लिखो और फिर ज़ैंथोफिल लिखो। BG को पकड़ लो। पहला हो गया BG मतलब ब्लू ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन होता है क्लोरोफिल ए। फिर हो गया GY मतलब कि येलो ग्रीन या बोलो, या फिर ग्रीन येलो बोलो, बात एक ही है, वो होता है क्लोरोफिल बी। कैरोटिनॉइड की बात करो तो होता है येलो ऑरेंज मतलब YO, राइट। और ज़ैंथोफिल जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो यार इतना मज़े में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा सर कि थाइलाकोइड जो थाइलाकोइड होता है इसके अंदर ही हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड होते हैं। और तो और हमने ये भी सीखा कि ये जो रिएक्शन होगा कहाँ पर चलेगा? तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चलेगा। दूसरी बात, इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, तो ल्यूमेन के अंदर भी क्या क्या प्रोसेस है वो भी हम देखने वाले हैं, राइट। लेकिन कब? धीरे धीरे, है ना। एक ही बार बताऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमने यहाँ तक ये तो देख लिया कि क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, कैरोटिनॉइड है। इसमें से जो क्लोरोफिल ए होता है ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है। इसका मेन काम है लाइट को लेना और पता करना कि यार कितना nm तक का लाइट आ रहा है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है, और इसका कहना है कि अगर 700 nm तक का लाइट अगर आएगा तो उस कंडीशन पे PS1 एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का लाइट आता है तो ना ही PS1 एक्टिव होगा और ना ही PS2 एक्टिव होगा।
अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि PS2 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ 680 nm तक के लाइट को ही झेल सकता है। मतलब कि अगर ज़्यादा लाइट पड़ रहा है तो वो प्लांट जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब फूड नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो लास्ट में फूड का जो क्लोरोफिल होगा वो रप्चर भी हो सकता है। इसलिए गर्मी के टाइम क्या होता है, हमारे जो प्लांट होते हैं वो, बोलना नहीं चाहिए पर ऐसा हो जाता है यार, बेचारे नहीं सह पाते हैं, इसीलिए हमें पानी देनी चाहिए। देते हो कि नहीं देते हो आप लोग? देना चाहिए यार, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पढ़ा है ना, क्यों देना चाहिए मैंने बताया है। ओके, तो बिल्कुल। तो उस कंडीशन में वो रप्चर हो सकते हैं कब? जब 700 nm से ज़्यादा की लाइट हो तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि फोटो सिस्टम एक्टिव होंगे ही नहीं। दोनों फोटो सिस्टम कहने का मतलब है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 nm तक का लाइट को झेलता है, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है सिर्फ 680 nm तक की लाइट को ही झेल सकता है। उससे कम झेलेगा पर उससे ज़्यादा को नहीं झेलेगा। बाकी का जो हमने देखा था ना, क्लोरोफिल बी, सी, या फिर कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सारे के सारे बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन काम है लाइट को लेना और पास करना इस रिएक्शन सेंटर को। बोलेगा भैया लो जो भी लाइट आ रहा है तुम ले लो, और बाकी तुम समझ में लो, अगर तुम्हारे हक में लाइट आ रही है तुम अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट करो, और ताकि हम क्लोरोफिल बना सके, जेंथोफिल को बना सके, और बाकी जो भी रिएक्शन है उसको कर सके। लेकिन अगर मान लो जो लाइट आ रहा है वो 710 nm का आ गया, तो क्या वो क्लोरोफिल उस टाइम एक्टिवेट होगा? क्या वो फोटो सिस्टम उस टाइम एक्टिवेट होंगे? तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो जो लाइट है वो 700 nm तक का आ रहा है, तो क्या फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा? तो बिल्कुल। कौन सा होगा? 1 एक्टिवेट होगा, बिल्कुल। अगर मान लो लाइट आ रही है 670 nm तक की, तो उस कंडीशन में क्या फोटो सिस्टम एक्टिवेट होंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए सर हाँ होंगे। मैं पूछूंगा क्यों होंगे और कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ तक का जो लाइट है ये दोनों झेल सकता है, PS1 भी झेल सकता है और PS2 भी झेल सकता है। मतलब इस केस में दोनों के दोनों फोटो सिस्टम एक्टिवेट होंगे, PS1 भी और PS2 भी, राइट। और अगर दोनों एक्टिवेट होते हैं तो जो साइकिल होता है वो नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन होता है। वेट वेट वेट, बड़ा नाम हो गया ना, तोड़ते हैं इसको। नॉन साइक्लिक मतलब तो पता है यार, जो बिना साइकिल को, कभी बढ़े कभी घटे, राइट। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एनर्जी। मतलब कि क्या, यहाँ पर हम जो एनर्जी बनाएंगे वो एनर्जी बन तो जाएगा, लेकिन साइकिल कैसा होगा? नॉन साइक्लिक होगा। कैसे, वो हम इस फिगर को देख के समझेंगे। देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है। मतलब कि ये जो क्लोरोफिल ए है ये लाइट को लेगा अपने पास और चेक करेगा। लाइट अगर 700 nm तक की अगर आ रही है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 680 nm तक के लाइट को ही झेल सकता है। उससे अगर अधिक लाइट आ रही हो तो जो फोटो सिस्टम 2 होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा, राइट, बिल्कुल। अगर हम मान लेते हैं कि 710 nm तक का लाइट आ रहा है, तो क्या उस कंडीशन में फोटो सिस्टम एक्टिवेट होंगे? आपका आंसर आना चाहिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 जो होता है सिर्फ 700 nm तक के लाइट को ही झेल सकता है, और PS2 सिर्फ 680 nm तक के लाइट को झेल सकता है। तो इस कंडीशन में सर 710 nm का लाइट आ रहा है, मतलब ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में इसको ये झेल नहीं पाएगा, मतलब फोटो सिस्टम एक्टिवेट नहीं होंगे, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं। इसीलिए हमें पानी देते रहना चाहिए। गर्मी के टाइम में खास करके ये प्रॉब्लम आती है, राइट। इसलिए हद से ज़्यादा लाइट भी प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? बिल्कुल। बाकी जो हमने देखा क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं बाहर साइड में। इसका काम होता है लाइट को लेना और पास कर देना इस रिएक्शन सेंटर को, मतलब क्लोरोफिल ए को। यार यही क्लोरोफिल ए जो है चेक करता है कितने एनएम तक का लाइट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जा करके जो फोटो सिस्टम है अपने 1 और 2 दोनों एक्टिवेट होते हैं। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल। तो मान लो अगर लाइट आ रही है 670 nm तक की, तो क्या दोनों एक्टिवेट होंगे? तो बिल्कुल सर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इस लाइट को झेल सकते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, अगर 400 nm तक के लाइट से कम आ रहा है तो दोनों के दोनों इनएक्टिवेट होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसको हम पार वैल्यू कहते हैं, वो 400 to 700 होता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा।
अगर मान लो कि दोनों एक्टिवेट है PS1 और PS2, तो उस कंडीशन में हमारा जो भी साइकिल चलेगा वो चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत ज़्यादा लंबा वर्ड बोल दिया ना, तोड़ते हैं इसको। नॉन साइक्लिक का मतलब पता है, कोई ऊपर कोई नीचे। फोटो का मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो हम लाइट के थ्रू बना रहे हैं, उस एनर्जी का जो साइकिल होगा वो नॉन साइक्लिक ही होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। देखो यार, हमें ये तो कहा था कि जो रिएक्शन होता है वो कहाँ चलेगा, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है। देखो इस डायग्राम को देखो, मान लो लाइट जो है वो आ रहा है 670 nm तक का, तो वो लाइट को झेलेगा। PS1 और PS2 दोनों चल सकता है, राइट। लेकिन पहले एक्टिवेट होगा PS2। वजह ये है क्योंकि यार देखो 670 है तो PS2 बोलेगा यार मेरे पास 680 तक का झेलने की क्षमता है ना, तो पहले मैं ही जाऊँगा। मैंने झेल लिया तो मतलब तुम तो झेल ही लोगे, राइट, बिल्कुल। तो ये जाता है पहले PS2 के पास, PS2 हो जाएगा एक्टिव। ये क्या करेगा, ये जैसे ही उसमें लाइट पड़ेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। हमें ये याद होगा फिर जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो हम कहते हैं ना कि अगर एक प्रोटॉन किसी पे इमिट करता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए कोई तो एक चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर सके ना। तो हाँ, अब इलेक्ट्रॉन का एडिशन आपको याद होता होगा। जी बिल्कुल, तो हम उसको भी देखेंगे, थोड़ी देर सब्र करो। तो जैसे ही वहाँ पर लाइट पड़ती है PS2 में, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ऐड कौन कराएगा, फियोफाइटिन। याद करो यार, फियोफाइटिन का काम था इलेक्ट्रॉन को एडिशन कराना, तो यार बिल्कुल वो एडिशन करा देगा। अब जैसे ही फियोफाइटिन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेगा, तो उसके कारण प्लास्टोक्विनोन को एक्टिवेट होना पड़ेगा। पर वो बहुत बदमाश है, प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो जल्दी एक्टिवेट नहीं होना चाहता है। वो बोलता है मैं तभी एक्टिवेट होऊंगा जब मुझे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक H+ भी दिया जाए। तो H+ जो होता है वो आता है अस्ट्रोमा के साथ। अस्ट्रोमा जो हमने देखा था ना, कहाँ पर देखा था, याद करो जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये देखो थाइलाकोइड होता है, इसके बाहर पूरा का पूरा अस्ट्रोमा है। तो उस अस्ट्रोमा से ही हाइड्रोजन आया है, और वो हाइड्रोजन जा करके मिलता है प्लास्टोक्विनोन को। तो प्लास्टोक्विनोन एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद ये बोलेगा अब बोलो सर मैं तुम्हें करना क्या है। तो देखेगा कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉन को भेजना है आगे, ठीक है यार भेज देते हैं आगे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा, किसके पास, साइटोक्रोम B612 के पास। अब ये साइटोक्रोम B612 बोलेगा अरे मेरे पास क्यों दे रहा है, मुझे भी तो आगे भेजना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो वो साइटोक्रोम B612 जो है आगे जा इलेक्ट्रॉन पास करेगा प्लास्टोसाइनिन को। किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा। अब ये प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा किसको, फेरिडॉक्सिन को। अब फेरिडॉक्सिन के पास जाने के बाद ये अब ये जो लाइट है ये इमिट करेगा PS1 के पास। तो PS1 के पास जब लाइट आएगी तो इससे भी अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलना शुरू कर जाएगा। इसके लिए अब कौन आएगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराने के लिए, तो याद करो हमने पढ़ा था आयरन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल। सल्फर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल। तो वही दोनों आ करके इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएंगे। तो जब वो एडिशन हो जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस चलने लगेगा। पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B612 के पास, फिर जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद जाएगा पेरिडॉक्सिन के पास, और इसी तरह लास्ट में फिर वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक चेन बना लेगा। उस चेन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस चेन के थ्रू जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन था वो जाके पहुंचेगा ATP सिंथेज एंजाइम के पास, और वो ATP सिंथेज जो है उसको लेकर के ATP में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ATP में कन्वर्ट कर रहा है मतलब वो क्या बना रहा है, उससे एनर्जी बना रहा है, राइट। अब एनर्जी से क्या बनेगा, फूड बनेगा। दैट्स राइट यार, यही तो मुझे बताना था आपको। तो देख लो यार कितना लंबा चैन बन गया अपना, और ऊपर नीचे चेन है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ये साइकिल तो कंप्लीट नहीं कर रहा, इसीलिए कहा हमने इसको नॉन साइक्लिक। दूसरी बात, हमने लाइट रिएक्शन लिया, उससे हमने ATP बना दिया, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी में कन्वर्ट होने को ही कहते हैं फोस्फोराइलेशन। और किसके थ्रू कर रहे हैं, लाइट के थ्रू कर रहे हैं, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसको मिला के हम कहेंगे क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना एनर्जी बना लेते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा हुआ है, नॉन साइक्लिक हुआ है। तो अब समझ में आ गया ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल। तो इस कंडीशन में देखा हमने कि यार दोनों एक्टिवेट थे, PS1 भी और PS2 भी। मतलब हमने क्या यूज़ किया है इस टाइम, थाइलाकोइड या ग्रेनम। तो सर हमने अभी थाइलाकोइड यूज़ नहीं किया, हमने ग्रेनम यूज़ किया है इस टाइम। अब तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार, यही मुझे समझाना था।
अब अगर हम बात करें कि हम चाहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ PS1 ही एक्टिवेट हो, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। या तो भैया लाइट को बढ़ा देते हैं अपने मर्जी से, 680 से 690 कर देते हैं, तो PS2 जो होता है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा। या फिर हम जो है थाइलाकोइड को यानी कि ग्रेनम को ना लेकर के थाइलाकोइड को ले लें, क्योंकि थाइलाकोइड में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही एक्टिवेट हो सकता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, लाइट को ही बढ़ा दिया। क्यों थाइलाकोइड को लेना परेशान करना, हमने लाइट को ही बढ़ा दिया। अब लाइट आ रही है 700 nm तक की। तो PS2 जो है बोला भैया मेरे औकात से बाहर की लाइट है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो लाइट डायरेक्टली पड़ेगा किस पे, हमारे फोटो सिस्टम 1 पे। जैसे पड़ेगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा उसको ऐड कौन कराएगा, इलेक्ट्रॉन का ऐड कराएगा सल्फर और आयरन, FeS जो भी है वो कराएगा एडिशन, और वो फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास भेजेगा, प्लास्टोक्विनोन के पास भेजेगा। उसको हाइड्रोजन भी चाहिए, जो कहाँ से लेगा, तो वो लेगा अपने स्ट्रोमा से, वहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम B612 के पास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडोक्सिन के पास, और इस तरह से फिर से ATP सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होगा, जिसके नीचे लोब होगा, F0 और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। F0 टू F1 पार्टिकल होते हैं, वही जा करके ATP को फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं ATP सिंथेस। राइट यार, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो रिएक्शन जो साइकिल होता है ना, पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो हम बोल सकते हैं इस कंडीशन को हम कहेंगे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि इसमें जो हमने लाइट लिया, लाइट से जो भी हमने एनर्जी बनाया, तो उसमें साइकिल कैसा बना, तो साइक्लिक बना, इसलिए हमने कह दिया साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। यार सेम प्रोसेस है, इतना भी डिटेल में नहीं पूछता है, फिर भी आपको बताना था क्योंकि NCERT में लिखा हुआ था, और अगर मैं नहीं बताता तो आप बोलते सर NCERT में लिखा था और आपने नहीं बताया, जिससे मेरा मार्क्स कम हो गया। तो मैं ये सिर्फ नहीं सुनना चाहता था यार, इसीलिए मैंने बता दिया। ओके चलो आगे आते हैं। तो मैंने यहाँ आपको चार्ट भी दे दिया है, साइक्लिक कौन हो सकता है, नॉन साइक्लिक कब होगा, वो भी लिख दिया है। अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना समझाने के बाद तो आप समझ ही गए होगे यार कौन साइक्लिक करेगा और कौन नॉन साइक्लिक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर हमने देखा साइक्लिक इवेंट और नॉन साइक्लिक इवेंट दोनों को। अगर मैं कहूँ जेड स्कीम, तो इसका मतलब समझना है कि वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक इवेंट को फॉलो करेगा। नॉन साइक्लिक इवेंट को कौन फॉलो करता है, जब PS1 और PS2 दोनों एक्टिव हो। इससे क्वेश्चन आता है नीट में। अगर हम बात करें कि जो NADPH2 होते हैं, वो उसके अंदर 3 ATP प्रेजेंट होते हैं, और एक FADH2 के अंदर 2 ATP प्रेजेंट होता है। याद करो हमने कहा था ये दोनों को चेक के फॉर्म में होते हैं, इसको हमें विड्रॉल करना पड़ेगा बैंक के पास। तो उसी तरह इसको कोरिलेट करो, और ये जो NADPH FADPH हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू गुजारा जाता है। उस चेन के थ्रू ये ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि ये कहीं पर भी यूज कर सके अपने फ्रूट को बनाने के लिए। और हमें पता है ATP कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं ताकि तुम उसे वो एनर्जी देता रहे। क्लियर है, बिल्कुल यार, अब तो कोई दिक्कत यहाँ पर से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी है, नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मैं अभी नहीं बताऊँगा, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि यार अगर मैं बता दूँ तो फिर आप कुछ कमेंट नहीं करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको देख लो और आप कमेंट में मुझे को इसका आंसर बता देना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है ये पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन का पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन का पार्ट। ओके, देखो डार्क रिएक्शन जो होता है वो हमारे स्ट्रोमा के अंदर होता है, और इसके अंदर हमें 3 चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, C3 पाथवे, C4 पाथवे और कैम पाथवे। C3 पाथवे जो होता है ये C3 प्लांट के अंदर होता है, जिसके एग्जांपल है वीट और राइस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर कैल्विन साइकिल ही होता है। C4 प्लांट की बात करें तो यहाँ पर C4 पाथवे होता है C4 प्लांट में, और यहाँ पर बंडल सीड सेल भी प्रेजेंट होंगे और मेसोफिल सेल भी प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर कैल्विन साइकिल भी दिखेगा और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी देखने को मिलता है। कैम पाथवे की बात करो तो इसके अंदर कैम प्लांट आएंगे, जो फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा धूप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि एलोय हो गया और कैक्टस हो गए। और इसके अंदर मेसोफिल सेल भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कैल्विन साइकिल को भी कर सकता है और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी देता है। देखो तीनों में लॉजिक लगाओ, अपने से भी लगा सकते हो। C3 प्लांट को कह रहा था सिर्फ मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है और इसके अंदर सिर्फ कैल्विन साइकिल होता है।
C4 प्लांट कहता है कि इसके अंदर बंडल सीट सेल भी प्रेजेंट होता है और मेजोफिल सेल भी, 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो 2 चीज़ करता है, कैल्विन साइकिल भी करता है और तो और कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी देता है। और कैंप प्लांट में जो होता है, इसके अंदर कैंप प्लांट आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा धूप को ले सकता है। इसके अंदर सिर्फ मेजोफिल सेल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा रिएक्शन भी देता है कैल्विन साइकिल के अलावा। ओके, तो अब डायरेक्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मेन एंजाइम होता है रूबिस्को, जिसको अपन कहते हैं राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसका 5 कार्बन का चेन होता है और इसकी 2 एक्टिविटी है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा काम ये है कि जब ये CO2 को एडिशन करा ले। अब वो लोग सर ये CO2 को अगर ऐड कर रहा है तो अच्छा काम कैसे हो गया, ये तो बुरा काम है। हाँ यार, क्वेश्चन तो आना चाहिए। पर अच्छा काम इसलिए है ब्रो, क्योंकि ये 5 कार्बन का चेन है। अगर ये CO2 को ले रहा है तो एक और कार्बन का चेन ऐड हो जाएगा, तो 6 कार्बन बन जाएंगे। 6 कार्बन किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। तो ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज बनाना कोई अच्छा काम, मतलब कोई ख़राब काम नहीं होता है, अच्छा काम होता है, क्योंकि वो फूड बना रहा है, राइट। अगर फूड नहीं बनाता तो बुरा काम होता। जैसा कि होता है ऑक्सीजन के ऐड करने से, 5 कार्बन का चेन होता है, ऑक्सीजन को ऐड कर ले तो भी 5 ही कार्बन का चेन रहेगा, फूड नहीं बनेगा, तो वो हो गया बुरा काम, जो कि बैड वर्क है उसका। ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे से समझते जा रहे हो आप लोग। इसका मेन यूज हम देखेंगे कैल्विन साइकिल में, और ये भी बहुत ईजी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ज़्यादा पेचीदा मत बनाओ, इतना समझो रूबिस्को एंजाइम का मेन काम है CO2 को ऐड करना, ताकि क्योंकि यार वो अच्छा काम है ना, ज़्यादातर अच्छा काम ही करता है बेचारा। बिल्कुल। तो यहाँ रूबिस्को देखो प्रेजेंट है 5 कार्बन का चेन के साथ। यहाँ पर आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला होगा कार्बन का फिक्सेशन, दूसरा उसका रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब तोड़ना, और फिर से तोड़ के हम एक नया चीज़ बनाएंगे, इसको कहेंगे रीजनरेशन ऑफ RUBP, मतलब फिर से रीजनरेट कर देंगे, जैसा था वही फॉर्म में उसको वापस लाना है। तो सबसे पहला फॉर्म है क्या भैया, अपना 5 कार्बन का चेन है, जो कि है जैसा है, देख सकते हो, और चेन आपको दिख ही रहा होगा, 5 कार्बन का चेन है, दोनों तरफ फॉस्फेट अटैच है, इसीलिए कहते हैं इसको बाईफॉस्फेट। क्लियर है। वो एक 1 प्रेजेंट होता है, एक 5 में, इसीलिए कहते हैं 1,5 बाईफॉस्फेट। यह भी क्लियर हो गया। ठीक है सर, आगे बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है टूटना। हमने क्या किया, दोनों को बीच से तोड़ दिया, मतलब 3 कार्बन को अलग कर दिया, 3 कार्बन को अलग कर दिया। अब बोलोगे सर अभी तो 5 कार्बन का चेन था, तो 3-3 में कैसे टूट गया। तो यार उसने अच्छा काम किया ना, CO2 को ऐड कर लिया, CO2 को ऐड कर लिया, इट मीन्स कार्बोक्सिलेशन किया, तो 6 कार्बन का चेन बन गया। बिल्कुल बना ना। तो 3-3 कार्बन टूट गया, हाँ सर टूट गया। एक में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। बिल्कुल सर होगा। चलो यहाँ तक भी आपको डाउट क्लियर हो रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको डाउट क्लियर होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, चलो ठीक है। तो जो 3 कार्बन का चेन होता है ना, उसको अपन पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, या फिर 3PGA भी बोलते हैं। ओके, कुछ भी लिखा हो, या तो पायरुविक एसिड हो या तो 3PGA, बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। और कहीं कहीं तो आपको G3P भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये G3P भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो तीनों का काम एक ही है, तीनों का मतलब है कि यार 3 कार्बन है और 3 कार्बन में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। क्लियर है। हाँ बिल्कुल सर, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे देखो, तो यहाँ पर 2 स्टेप क्लियर हो गया। पहला तो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, दूसरा हमने देख लिया कि सर रिडक्शन करवा लिया। रिडक्शन करने के बाद अब हम जॉइंट करेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि उसका रीजनरेशन करना है यार, रीजनरेट करना है उसे। तो रीजनरेट करने के लिए 2 कार्बन का चेन को ऐड कर देंगे, तभी तो 5 कार्बन का चेन बनेगा ना। तो बिल्कुल वो अब ऐड करेंगे तो वो तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 था तो 6 हो जाएगा। उसमें से एक CO2 को वो बाहर रिलीज कर देगा। तो वो आप बोलो सर रिलीज कर दिया, मतलब फिर से कैसा हो जाएगा, 5 कार्बन का चेन हो जाएगा, जिसके फर्स्ट कार्बन पे और 5th कार्बन पे फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे ये फिर से बन गया राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, मतलब RUBP फिर से बनकर रेडी हो गया है। फिर से वो CO2 को लेगा, 6 कार्बन बनाएगा, फिर तोड़ेगा। जब भी टूटेगा तो एनर्जी फॉर्म होगी, क्योंकि यार हम सबको पता है वो आखिर इतना कुछ कर क्यों रहा है, एनर्जी को फॉर्म करने के लिए ही तो कर रहा है ना। तो एनर्जी उसको बनाना है, ADP है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो वो ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अब कहाँ कहाँ बनेगा वो देखो, जब वो अपना पहले कार्बन फिक्सेशन करता है ना, और कार्बन फिक्सेशन करने के बाद जब फर्स्ट में वो रिडक्शन करता है, उस कंडीशन में वो पहला ATP को फॉर्म कर पाता है। दूसरी बात, जब वो हमने देखा, जब वो उसने तोड़ दिया, उस टाइम उसने एनर्जी का फॉर्मेशन किया,
उसके बाद जब वो फिर से रीजनरेशन करता है तो रीजनरेशन करने से पहले वो एक NADP को फॉर्म करता है। अब NADP को फॉर्म कर रहा है मतलब कि 3 ATP यहाँ पर इसको मिलेगा, राइट। मतलब एक ATP पहले था, अब 3 ATP, कितना हो गया टोटल 4 ATP। दूसरी बात, जब थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP, तो उस टाइम फिर से इसको ATP मिल जाता है, तो हो गया टोटल 5 ATP। तो हम बोल सकते हैं जब ये जो कैलोरी साइकिल का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो टोटल कितने ATPs दिखते हैं, 5 ATPs दिखते हैं। तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए कितनी ATP की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका आंसर है 30 ATP। अब बोलो सर कैसा कैसे हो सकता है, किस हिसाब से कर दिया आपने? देखो यार, हिसाब से मैंने नहीं किया, इसका सिंपल सा ट्रिक को समझो। एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर एक ग्लूकोज को अगर बनाना है तो 6 कार्बन को बाहर जाना पड़ेगा। तो 6 कार्बन अगर बाहर जाएगा तो कितने ATP खर्चे होंगे? एक में 5 हो रहा है तो 6 में 30 होंगे ना, तो 6 × 5 कर दिया मैंने, 30 हो गए। यही था हमारा आंसर। उसी तरह C4 की साइकिल में होता है। अब देखो C4 साइकिल में मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर जो होता है 2 चीज़ प्रेजेंट होते हैं। याद है हमने कहा था ना, एक बंडल स्थित सेल और मेसोफिल सेल। तो ये तो हमने कैल्विन साइकिल देखा, ये मेसोफिल सेल में देखा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ बंडल स्थित सेल और मेसोफिल सेल दोनों हैं। अब कैसे होगा सर? ध्यान से समझो, ये भी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, प्रॉमिस है। यहाँ पर 2 सेल हैं, एक बंडल स्थित सेल है, एक मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल देखो ऊपर वाला है, जो क्या करेगा, CO2 को लेने वाला है, CO2 को अपने तरफ ले लेगा। तो जैसे ही वो CO2 को लेगा, तो जैसे ही वो लेगा ना, तो उस प्रोसेस को कहेंगे फिक्सेशन। कौन सा फिक्सेशन? तो कार्बन फिक्सेशन, मतलब कार्बन को उसने ले लिया है। अब वो CO2 जो है उसके पास आ चुका है, अंदर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर ना उसके पास सिर्फ 3 ही कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, जिसमें एक में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जिसको हमने G3P कहा था, या तो उसको पायरुविक एसिड कह लो, वही है। अब वो तो जैसे ही उसके पास 3 कार्बन था तो एक कार्बन का चेन मिल गया, तो वो हो गया 4 कार्बन का चेन। तो वो अभी एसिडिक है, 4 कार्बन का चेन है ना, मतलब वो एसिडिक है। तो वो एसिड को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा बंडल स्थित सेल के पास। तो बंडल स्थित सेल में अब चला गया C4, जो कि एसिड के रूप में है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है वो बोलेगा भैया हम इस फॉर्म में इसको नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करूँ? तो इसको क्या करो, CO2 को बाहर रिलीज कर दो। CO2 को उसने बाहर रिलीज कर दिया। तो अब हो गया C3। ये C3 को आप आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा किसके पास? फिर से मेसोफिल सेल के पास। तो जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा वो C3 को, तो पहले से वो 3 कार्बन का चेन था, अब फिर से 3 कार्बन का चेन हो जाएगा। तो दोनों कार्बन का चेन जब मिल जाएगा तो बन जाएगा 6 कार्बन का चेन, और यहाँ पर ग्लूकोज फिर से फॉर्म हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, रूबिस्को एंजाइम को फॉर्म में आना पड़ेगा, तो फिर से CO2 को बाहर छोड़ेगा, फिर से CO2 को फिर से लेगा, फिर से वो साइकिल को कंप्लीट करता चलेगा। एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेन आपका था C3 साइकिल को कंप्लीट करना, और वो जिसमें कि हमें ये सीखने को मिलता है कि कब ATP खर्चा होता है, कब ATP फॉर्म होता है। तो ज़्यादातर हमने इसमें सीखा ये है कि ATP बनता कैसे है। तो ADP प्लस IP जब मिलता है तो ATP बनता है, क्योंकि ADP का मतलब होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है उसे, राइट। जब कब मिलता है? तो जब टूटता है ना तभी मिलता है। जैसा कि देख सकते थे हमने जब रिडक्शन किया था तब ATP फॉर्म हुआ था, राइट। बार बार रिपीट करके यार आप लोग को मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, एक बार रिपीट कर दिया काफ़ी है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो एक बार लेक्चर फिर से देख लेना, वैसे कुछ भी नहीं है, ओके। अब एक टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। देखो यार, फोटो का मतलब होता है लाइट, रेस्पिरेशन का मतलब वैसे प्लांट जब वो ऑक्सीजन को ले रहे हों और CO2 को छोड़ रहे हों। और ऐसा प्लांट कब करते हैं? रात के टाइम ही करते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ ऐसा है जो एनी टाइम वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है, कभी वो CO2 को नहीं छोड़ता। तो हम बोल सकते हैं कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो फोटो रेस्पिरेशन को नहीं करते हैं, कुछ कुछ हैं जो करते हैं, राइट। बिल्कुल सर, होते हैं ऐसे। तो ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें ना तो जो C3 प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, RUBP रहता है, उसके पास CO2 आता है, उसको वो क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में लेता है और बाद में उसको रीजनरेट करता है, तोड़ता भी है 2PGA में, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन जो RUBP है, अगर उसके पास ये CO2 ना आकर के अगर ऑक्सीजन आता है तो क्या होगा? तो भी वही होगा। तो उस टाइम वो एक PGA में तोड़ेगा, मतलब एक 3 कार्बन का चेन बनेगा और एक 2 कार्बन का चेन बनेगा, जिसको कहेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट।
तो हम बोल सकते हैं कि जो C4 प्लांट है ना, उसमें कभी भी फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं हो सकता है, बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज द CO2 एट द एंजाइमेटिक साइट्स। बाकी कुछ कुछ साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ कुछ दिया है, वो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक्स थी बताने की मैंने बता दिया, जो समझाना था समझा दिया। ओके, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो रट्टा मारनी पड़ेगी। हाँ, साइंटिस्ट मैं बता सकता हूँ, मज़ेदार है, सुनो पहले। देखो, एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रेस्ली। उन्होंने बेलजार एक्सपेरिमेंट किया। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने चूहे को लिया। इसीलिए तो यार आजकल चूहे बहुत बदमाश हो गए हैं यार, कहीं भी काट देते हैं। नहीं करना चाहिए था ऐसा, बहुत बदमाश हो गए हैं चूहे। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा तरस नहीं खाते हुए टॉपिक पे चलते हैं। उन्होंने एक चूहा को लिया और उन्होंने एक बेलचार के अंदर उसको पैक कर दिया, लेकिन उसे डर लगता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कैंडल जला के छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद देखा वो चूहा मर गया और कैंडल जो है बुझ गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा सर? वहाँ पर CO2 ज़्यादा हो गया, मतलब इम्प्योर एयर ज़्यादा हो गया, तो बेचारा घुटन से वो मर गया। तो उसने क्या किया, इस बार प्लांट को अंदर रखा, उसमें फिर से चूहा को डाला और उस टाइम फिर से लाइट जला के छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद देखा तो चूहा जिंदा था। इसलिए सर, क्योंकि इस बार क्या था कि वहाँ पर प्लांट था। प्लांट का क्या मिला, लाइट मिला। लाइट मिला तो फोटोसिंथेसिस कर लिया उसने, और फोटोसिंथेसिस जैसे करेगा तो वो CO2 को लेगा। क्यों? क्योंकि सर उसका RUB भी प्रेजेंट होता है, उसका अच्छा काम है CO2 को अपने पास लेना। तो CO2 को लेता गया, ऑक्सीजन उसको देता गया, रैट भी जिंदा है, हमारा एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया। तो देखो यार, इसका मेन कहना था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना एसेंशियल रोल प्ले करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और एयर भी सप्लाई करते हैं, राइट। तो बस यही समझाना था आपको, जो इस साइंटिस्ट ने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। एक है जैन इंजनहाउस, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल बताया था ऑक्सीजन का। ओके, बात करें मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट की, तो इनका कहना था कि जो CO2 होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों यार? क्योंकि देखो, अगर CO2 की कमी हो जाएगी तो प्लांट को CO2 ज़्यादा मिलेगा नहीं, CO2 ज़्यादा मिलेगा नहीं तो रूबुस्को एंजाइम जल्दी एक्टिवेट होगा नहीं, एक्टिवेट नहीं होगा तो ग्लूकोज जल्दी बनेगा नहीं, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी प्लांट को नहीं मिलेगी। तो यार कुछ टाइम के बाद प्लांट मर जाएंगे। तो कुल मिला के CO2 भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके एक्सपेरिमेंट के। कंडीशन है यार, ये जो कह रहा था मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जूलियस बॉन सच। इनका कहना था भैया मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यार इनका टाइटल ही सच था, तो मैं क्या करूँ, बता दिया जो भी बताना था। तो इनका कहना था जो ग्लूकोज होता है ये बनता कहाँ पर है, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। वो सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बनता है, जैसा कि हमें पता है क्लोरोफिल कहाँ बनता है, तो ग्रीन पार्ट में। एक है TW एंगलमैन। एंगलमैन से याद आना चाहिए एंगल। एंगल किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यार इसमें फिजिक्स के नहीं, इसमें प्रिज्म की कहानी है। इन्होंने प्रिज्म को यूज़ किया था और उन्होंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट। एक होता है कॉर्नबॉल नील। इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इट इज़ द एसेंशियल रोल इन द लाइट बेस्ड रिएक्शन। लाइट बेस्ड रिएक्शन में इनका एसेंशियल रोल प्ले करता है। एक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इनको दिया था ब्लैकमैन ने, जिसका नाम रखा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इनके अकॉर्डिंग कहना था कि अगर हमारे संसार में इसमें से चारों चीज़ों में से कुछ भी की कमी आई तो इसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस में भी रुकावट आएगी। जैसे कि लाइट है, कम लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। टेम्परेचर है, कम लाइट मिलेगी कम टेम्परेचर होगा, उसमें भी दिक्कत है। CO2 कम मिलेगा तो भैया वो उसमें भी डाउट था, क्योंकि हमने पहले देख लिया CO2 कम मिलेगा तो रूबिस्को एंजाइम कम एक्टिवेट होगा, तो हमारा जो ग्लूकोज होगा वो प्लांट कम बनाएगा। दूसरी बात है वाटर। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर भी चाहिए। ये सब के सब लिमिटिंग फैक्टर है, अनगिनत नहीं है हमारे पास। वाटर क्या हमारे पास अनलिमिटेड है क्या? कभी ख़त्म नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये सब लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसको दिया ब्लैकमैन ने। और यहाँ पर चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी लाइट के बारे में लिखा हुआ है कि प्लांट जो होते हैं, जो भी लाइट रेडिएशन आता है सिर्फ उसका 10% लाइट ही एब्जॉर्ब कर पाता है। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके क्लोरोफिल का डैमेज हो जाएगा, सूख जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। और इसको हम पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे इकोलॉजी में, पर अभी अब जितना लिखा हुआ है उतना तो आप पढ़ ही सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। हाँ, कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी बता देता हूँ वाटर के बारे में। वाटर स्ट्रेस जो होता है तो उस टाइम स्टोमाटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। हम सबको पता है यार, स्टोमाटा ओपन कब होता है? डे टाइम में।
क्लोज कब होता है? नाइट टाइम में। इसको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, पर थोड़ा सा बताना ज़रूरी है क्योंकि बोलो सर आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। ओके, मुझे पता है ऐसे कमेंट बहुत आते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्चुअली जो CO2 होता है ना, वो C3 और C4 प्लांट में अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। अगर लो लाइट है तो दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन अगर लाइट हाई है तो C3 और C4 प्लांट अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। जिसमें कि बात करो तो दोनों का जो सैचुरेशन होता है, CO2 का जो सैचुरेशन होता है C4 में, वो होता है 360 UL पर लीटर, और C3 का होता है 450 UL पर लीटर। तो ज़्यादा ज़रूरत किसको हो रही है? C3 को। मतलब हम बोल सकते हैं कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा C3 में, मतलब कि C3 में लिमिटिंग फैक्टर है अपना CO2, मतलब वो ज़्यादा जल्दी यूज कर रहा है ना।